नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नई एक सीरीज शुरू की है, पूर्वावलोकन सीरीज। आप सब लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, ज्योग्राफी आप लोगों ने मेरा देखा ही उसके बाद से लगातार। तो हम लोगों ने राज व्यवस्था की एक नई सीरीज शुरू की है, पूर्वावलोकन। पूरी राज व्यवस्था मैं आपको इसी फॉर्मेट में कराऊंगा। मेरी पिछली क्लास का जो फॉर्मेट था उसको आपने बहुत पसंद किया है ना, अपने कमेंट संदेशों के माध्यम से मुझे बताया कि मैं किसी भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ऐसे पहले उसके कोर फैक्ट्स कवर कर ले रहे हैं और फिर जो पूर्वावलोकन में विभिन्न जो लोक सेवा आयोग हैं उनने जो सवाल पूछे हैं उनको हम कर रहे हैं। तो एक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा। ये दूसरी क्लास है, इससे बढ़िया रिवीजन का कोई और तरीका होगा नहीं। आप अगर सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं। पहली क्लास में हमने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं है ना उनको देखा, बेसिकली भारतीय संविधान का विकास क्रम उसको कहना चाहिए, उसको देखा। आज दूसरी कक्षा है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को समझेंगे और माफ कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे कि उनसे क्या क्या प्रश्न आए हैं। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं वो कोर फैक्ट्स, एक चार्ट इत्यादि के माध्यम से मैं आपको समझाते चलता हूं। शुरुआत करते हैं। भारत की संविधान सभा अगर आपसे पूछे उसका गठन कब हुआ या किस योजना के तहत हुआ, तीन बातें पूछी जाती हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा, तो आप कहोगे व्यक्ति पूछे तो 1934 में पूछे जाते हैं एमएन रॉय साहब। ठीक, एमएन रॉय। आपसे पूछे संविधान सभा का विचार ब्रिटिश किस चीज ने रखा, तो वो जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942, उसने रखा। और यदि आपसे पूछे भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में थी उसकी सिफारिश के अनुसार हुआ। विचार भारत में किसने रखा, एमएन रॉय ने। ब्रिटिश किस संस्था ने रखा, तो क्रिप्स मिशन ने, सबसे पहले 1942। फिर संविधान सभा की सदस्य संख्या जो थी वो कितनी थी, कुल सदस्य संख्या 389 थी। ये अविभाजित भारत के समय की सदस्य संख्या थी जब पाकिस्तान भी उसका भाग था। ब्रिटिश भारत से, जो ब्रिटेन के सीधे अंडर में भारत ये एरिया थे, 296, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे इनमें, और कुल मिलाके जो महिला सदस्य थे वो कितनी थी, 15 थी। ये इसमें इंक्लूडेड है ना, 296 और 93 में इंक्लूडेड है। 296 का फर्दर कैटेगराइजेशन था, 292 तो निर्वाचित थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, और 4 जो चीफ प्रोविजनर कमिश्नरी वाले एरिया थे उनसे नॉमिनेटेड थे। प्रथम बैठक संविधान सभा की आपसे पूछा जाता है कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई है ना। फिर प्रथम बैठक के समय 9 दिसंबर को जो बैठक हुई वो ऐसे ही हुई कि आओ लालू मिल लेते हैं। तो आओ लालू ने जब मिले सारे लोग तो बोले स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा, बोले आज तो ऐसे ही किसी को लीड करने दो, कल से चुन लेंगे। तो प्रथम सत्र के जो स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद बाबा बने, अपने सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी उनका नाम था, वो प्रथम सत्र के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। फिर द्वितीय सत्र से स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लंबे समय तक पूरे समय संविधान सभा की अध्यक्षता की, और उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी इनका पूरा नाम था। ये स्थायी उपाध्यक्ष बने। तो अस्थायी उपाध्यक्ष आपको किताबों में लिखा नहीं मिलता है तो उसका नाम याद रखना, फ्रैंक एंथोनी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब, लीस्ट मतलब इसको सबसे कम प्रसिद्धि मिली बी.एन. राव साहब, उसका भी कारण था कि उन्होंने बीच में संविधान सभा छोड़ दी थी और तमाम चीजें। खैर, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर को। संविधान सभा शुरू हुई 9 दिसंबर से, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, यानी 5th डे, 5वें दिन पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या मतलब था उद्देश्य प्रस्ताव का, कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। उस उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु थे, संभवतः 8 बिंदु थे, अगर कभी पूछ ले आपसे तो 8 बिंदु थे। पेशकर्ता जवाहरलाल नेहरू साहब, और इस संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर
13 दिसंबर से लेके 22-21 जनवरी तक बहस चली। कहा गया कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, और कुल लगभग 50-60 सदस्यों ने बहस की। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य संकल्प पारित हुआ कि हां, हमारा उद्देश्य यह काम करना है, अब इसके लिए आगे से मैनेज करेंगे, अब देखेंगे क्या क्या होगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को। कुल मिला के 11 सत्र संविधान सभा के आयोजित हुए 26 नवंबर 1949 तक, है ना। फिर उसके बाद जब जिस दिन संविधान हमें अप्लाई करना था तो 12वां सत्र जो लगा वो 24 जनवरी को हमने आयोजित किया, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू है। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू है। तो संविधान सभा का जो बेसिक्स था, जहां से सवाल पूछे जाते थे, अब आप देखेंगे, अब यहां आज लगभग 75 सवाल करेंगे, 1 घंटे करीब में कर लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है, इसी एक स्लाइड से क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फॉर्मेट में मैं जो आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं इनको नोट करते रहो, कहीं शॉर्ट नोट की तरह। कुछ और भी जो बता रहा हूं उसको भी शॉर्ट नोट की तरह नोट करते रहो। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो वो जो पूछे गए हैं वहां से मैं लगभग सभी चीजें आपको बताते चल रहा हूं। चलिए, फिर उसके बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा। आज इतने उसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं जो आप भारत के संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हो। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो आपसे पूछे लागू कब से हुआ, यह डेट आप याद रखोगे। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 5 रुपए की एक किताब आती थी पहले, सामान्य ज्ञान, उसका एक कोर फैक्ट्स था ये, ठीक है, इसको याद रखोगे। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से, लेकिन नंबरिंग की दृष्टि से 395 आर्टिकल ही हैं, है ना। ये संविधान समितियां कल हम देखेंगे, आज की कक्षा का टॉपिक नहीं है। चलिए, तो सवालों की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 5-7 मिनट में आपने एकदम बेसिक से पूरा तरीका पढ़ लिया और क्रक्स है ये पूरी क्लास का। शुरुआती 5 मिनट पूरी क्लास का क्रक्स है। पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सर्वदलीय सम्मेलन। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में, और अगर पूछे व्यक्ति का नाम तो एम.एन. रॉय साहब। यद्यपि स्वराज पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन एम.एन. रॉय ने भी 1934 में अधिवेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रांची में शायद चल रहा था इनका, रांची में, वहां बात कही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? दैट इज एम.एन. रॉय साहब। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, एम.एन. रॉय। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही, जैसे ये शब्द आए ना अकेले ही, इसको बस नोट कर लेना, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो अकेले अकेले चलने की बात कौन कहते थे? गांधी जी। अकेले जहां चल देते थे पब्लिक आ जाती थी। तो संविधान सभा अकेले ही निर्माण कर सकती है पूरे देश का, और किसी की जरूरत नहीं है। संविधान सभा डिस्कस करेगी कि उसका ले आओ, उसका ले आओ, कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले कर सकते हैं। तो ये बात कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऐसे स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रहने चाहिए। स्टेटमेंट प्रायः स्टेट पीएससी के पूछे जाने की संभावना स्टेटमेंट्स की पर्याप्त रहती है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा। किसने, मतलब एक निर्वाचित संविधान सभा, किसने कहा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने किया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। इसमें से क्या होगा? क्रिप्स मिशन। 1942 ने क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा की बात कही, और वो संविधान सभा कैसी होगी? निर्वाचित। लेकिन संविधान सभा का गठन कोई पूछे तो किसके आधार पर हुआ है? दैट इज कैबिनेट मिशन। फॉर एग्जांपल, तुम्हें कहीं घूमने जाना है, मम्मी ने स्वीकृति दे दी, जा, लेकिन फाइनलाइज पैसा कौन देगा? तो आर्थिक स्वीकृति कौन देगा? पिताजी देंगे। टोटल स्वीकृति किसने दे दी? माताजी ने दे दी। तो वही कहा पहली बार इसने, लेकिन बनी है, जो गठन उसका हुआ है वो याद रखोगे कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे हुआ है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बढ़िया सवाल है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। थोड़ी सी गलती के कारण यह फैक्ट गलत है।
संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, लेकिन भारतीय रियासतों के नामित प्रति सदस्य होंगे। इसने दोनों को नामित कर दिया, इसलिए गलत हो गया। मैक्सिमम लोगों का सवाल गलत हुआ था, रीड केयरफुली वाला क्वेश्चन था, तो ध्यान रखोगे अगर ऐसा दोबारा सवाल आता है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, किसी प्रांत को ऐसा लगता है कि हम नहीं मानने, अपन नहीं मानने, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के लिए ब्रिटिश के साथ अलग से संधि हस्ताक्षर कर ले। मतलब भारत के बाल्कनीकरण का पूरी तरह से प्लान था, हम भारत को विभिन्न भागों में विभाजित करें। यह बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में 8 प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या, हां तो 10 लाख की जनसंख्या पर कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे लोगे, किस तरीके से मेंबर लोगे, मतलब कितनी जनसंख्या पे एक मेंबर। तो माना गया कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, तो तभी 389 मेंबर्स थे। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य वहां नॉमिनेट किए जाने का या निर्वाचित किए जाने का प्रावधान था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन के 3 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीनों का नाम याद रखोगे, पैथिक लॉरेंस है, स्टेफोर्ड क्रिप्स है और एबी अलेक्जेंडर है। स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब इस समय भारत सचिव हैं, भारत राज्य सचिव हैं, भारत राज्य सचिव हैं इस समय स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, भारत राज्य सचिव। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, भारत राज्य सचिव हैं इस समय, ठीक। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? कौन नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम वुड इसके मेंबर नहीं थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। अब आपसे थोड़ा घुमा के पूछ ले, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय। कौन कौन मेंबर थे? एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्या सुझाव दिए उसने? तो संविधान सभा के गठन संबंधी बात कही। यह बात आप याद रखोगे, ठीक। चलिए, एक दो चीजों में और कंफ्यूजन होता है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा बना रहा है, लेकिन माउंट बेटन प्लान भारत का बंटवारा कर रहा है। तो माउंट बेटन में बंटवारा है ना, बेटन बंटवारा, उससे ध्यान रखोगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत विभाजन नहीं हुआ है। यह कंफ्यूजिंग फैक्ट है, इसलिए ध्यान रखोगे, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अनुसार किया गया है? तो गठन की बात आ गई, यहां ध्यान रखना, इसके फॉर्मेशन की बात हो रही है। गठन किसके आधार पर किया गया है? तो वो कैबिनेट मिशन योजना। वो कहे भारत की संविधान सभा एक होगी, ऐसा विचार पहली बार किसने दिया? तो क्रिप्स मिशन 1942। दोनों बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फैक्ट्स। संविधान सभा, क्योंकि मास्टर अगर फंसाना चाहेगा ना तो वो आपको कहीं भी फंसा लेगा। मास्टर अगर आपको फंसाना चाहे कि भाई प्रश्न में ऐसा बना दूं, किसी ने सोची ना होगी, तो वो तुम्हें ऐसा मजबूर कर देगा। इसलिए हमारे दिमाग में फैक्ट्स का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो मैं जो कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं उनको बताता चलता हूं, ठीक है। चलिए, बाकी आपके जो भी सुझाव हो क्लास से रिलेटेड कुछ भी, वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, ताकि क्या होता है कि मास्टर को भी थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं और अच्छा है, मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है। और आजकल तो हाइप वाला बटन भी आ गया है यूट्यूब पे ना, उसको भी हाइप किया करो। खैर, संविधान सभा का निर्माण किस, आपके कमेंट वाले सेक्शन में आता है, कमेंट्स आते हैं, लाइव कमेंट आते हैं, हाइप उसी में आता है। संविधान सभा का निर्माण अभी नहीं आएगा, जब आप लाइव देख रहे हो तो अभी नहीं आएगा, बाद में अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डेड तब आपको मिलेगा। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। भाई रिपीटेड क्वेश्चन देखो कि रिपीट कितने हो रहे हैं, मतलब वो फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक भी 9 सवाल कर लिए, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो अपनी एक उस स्लाइड का ना हो। आगे चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो जो अंतरिम सरकार थी, कहा गया कि जो संविधान सभा होगी ना वो 2 काम करेगी। क्या 2 काम करेगी? संविधान सभा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, संविधान बनाएगी, दूसरा इसी संविधान सभा के कुछ सदस्य या मैक्सिमम संविधान सभा सरकार की तरह से भी काम करेगी। और उस सरकार में जो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव होगी, मंत्रीगण होंगे, उस कार्यपालिका का हेड कौन होगा? भारत का गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय है वो। तो और उपसभापति कौन होगा? जो प्रधानमंत्री होगा। तो उपसभापति कौन थे? जो लीड कर रहे थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जगजीवन राम। देखो, सी राजगोपालाचारी जब अगस्त में सरकार का गठन हुआ है, बाद में तो वो गवर्नर बन गए, तब वो कौन से मंत्री थे? राजेंद्र प्रसाद थे कृषि और खाद्य मंत्री, कृषि खाद्य मंत्री। जगजीवन राम थे श्रम मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय इनके पास था, श्रम मंत्रालय इनके पास था। और सी राजगोपालाचारी जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्रालय था। लेकिन राधा कृष्णन साहब इस जो है अंतरिम सरकार में मेंबर नहीं थे। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोग एक बार देख लेना। अंतरिम सरकार में पूरा मंत्रिमंडल, मुझे चाहिए था कि मैं यहां लगा के लाता, अगली क्लास से ध्यान रखूंगा इन चीजों का। पूरा मंत्रिमंडल आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से मंत्री हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अभी मास्टर ने बताया कृषि और खाद्य विभाग, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, कृषि तो प्रसाद है ना, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। प्रसाद है तो प्रसाद आपको क्या मिलता है? बढ़िया खेती, खाने पीने का। 2 पूड़ी मास्टर, हा आलू की लिप्टे में सब्जी और 2 पूड़ी, तो खाद्य और प्रसाद ऐसे याद रखोगे। तो कृषि मंत्री और खाद्य और कृषि मंत्री थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? तो प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई है? तो वो हुई है 24 अगस्त 1946 को। सरकार ने मतलब गठन कब हुआ है? देखो, घोषणा होने में और गठन होने में अंतर है। प्रधानमंत्री आज जीत गए, रिजल्ट आ गया, बीजेपी जीत गई, मतलब सरकार के घोषणा हो गई कि बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन सरकार का गठन उस दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। तो गठन कब होगा? इसका गठन की डेट पूछ ले तो 2 सितंबर 1946 है ना, 1946। तो ये ध्यान रखोगे, घोषणा 24 अगस्त 1946 को और गठन जो होगा वो 2 सितंबर 1946 को होगा। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो एक बेबल प्लान बीच में आया है। भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग लगभग बिल्कुल पूरी इच्छा दृढ़ शक्ति से लड़ी हुई थी कि भैया अपन को चाहिए फुल इज्जत, हमें चाहिए अलग पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, जिसमें आप CR फार्मूला पढ़ते हो, बेबल प्लान पढ़ते हो, कैबिनेट मिशन योजना पढ़ते हो, कि भारत का विभाजन ना हो। लेकिन जब चचा कतई जिद पे ही अड़े हुए थे तो उसका कोई इलाज था नहीं, तो उसी का एक बेबल प्लान था। तो बेबल प्लान में यह कहा गया कि भैया कार्यकारी जो परिषद है ना, एक तरह से सरकार है, उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर कर दो। आपको यही तो चाहिए कि हमारे लोगों का हित हो, बराबर कर दो, बात ठीक है। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। यो नहीं सोचते भाई हमारे हित की बात, ये क्यों सोचेंगे? इनका ऐसा कोई विचार नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, भारत विभाजन ना, इनके अपने अलग फंडे थे। तो ये कारण इसका गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कथन कारण वाले प्रश्नों में दिक्कत होती है। कथन अगर दिया है और कारण दिया है, आपको दोनों सही लग रहे हैं, बीच में क्योंकि लगा के देखो। राम ने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसको गाली दी थी, तो कथन दोनों सही है। राम ने मुझे पीटा क्योंकि मैंने उसको गाली दी। तो क्योंकि अगर बीच में लगकर सेटिस्फाई हो रहा है कि पीटा क्योंकि मैंने गाली दी, तो कथन और कारण दोनों सही होते हैं और उसकी व्याख्या होता है। और राम ने मुझे मारा, मैंने केला खाया, तो बात दोनों सही है। राम ने मुझे मारा भी, मैंने केला खाया भी, लेकिन क्योंकि मैंने केला खाया इसलिए मारेगा क्या? ना, ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है। बीच में क्योंकि नहीं लग रहा है, तो कथन कारण दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या करता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो सवाल हल करने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। कैसी बातें कर रहे हो, मताधिकार तो था ही नहीं। संविधान सभा चुनी कैसे गई थी मास्टर, ये तो बताओ। तो संविधान सभा जो प्रांतों की विधायिका थी, उस विधायक, जैसे आजकल राज्यसभा का जैसे इलेक्शन होता है, जो आपके विधायक गण होते हैं प्रांत के, वही राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करके भेज देते हैं। उसी प्रकार से जो प्रांतीय विधान परिषद थी, विधानसभाएं थी, उन्होंने कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके भेज दिया। तो इलेक्टेड थी, लेकिन प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन पे बेस्ड नहीं थी। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन पे बेस्ड थी। तो वयस्क मताधिकार का तो कोई मतलब ही नहीं, एक गलत हो जाएगा। एक जहां जैसे गया, 2 कट गए। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कैसी बातें कर रहे हो, दूसरा भी गलत। जैसे ही दूसरा गलत, आपने आगे पढ़ा ही नहीं, आंसर मिल गया। फिर भी वह एक बहुदलीय निकाय थी, तो हां थी, कांग्रेस से लेकर तमाम सब सदस्य थे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एक फैक्ट है कि संविधान सभा में 82% कांग्रेस के सदस्य थे। कभी पूछ ले आपसे एनसीईआरटी का फैक्ट डायरेक्ट टू लाइन, तो ध्यान रखना। वह एक बहुदलीय निकाय थी, तो ठीक है। तीसरा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया। अगली कक्षा में हम देखेंगे कौन कौन सी समितियां थी, तो अनेक समितियों के माध्यम से काम किया। यह भी फैक्ट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 और 4 सही है।
एक छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है, तो इस प्रकार की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आरओ एआरओ के लिए डिकोड एग्जाम के पास अपने आप में एक प्लान है, अपने आप में एक टीचर्स की टीम है जो बहुत अच्छा करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए भी यही चीज है। आप यदि चाहते हैं डिटेल्ड आपको पाठ्यक्रम मिले, डिटेल्ड क्लासेस मिले, पीवाईक्यूज मिले, उनके सॉल्यूशन मिले और मेंटर भी आपको मिले, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको सुना जाए, तो आप डिकोड एग्जाम का, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम का बैच ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस पे है, बहुत कम फीस पे वो है, बैच है। आप यदि जानकारी चाहते हैं, बाकी टेलीग्राम पे टेस्ट ग्रुप होता है, उसमें हम आपको डेली टेस्ट देते हैं, डेली टारगेट देते हैं, पूरी सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाई है। जैसे आप ज्वाइन करते हो आपको एक स्टडी प्लान मिल जाता है कि आपको इसे फॉलो करना है। तो ये सब चीजें यदि आप चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम का ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको खुद कॉल आ जाएगा या आपको उससे संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। आगे, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? वयस्क मताधिकार था क्या? मास्टर कैसी बात कर रहे हो? प्रत्यक्ष निर्वाचन था क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? बहुदलीय संरचना नहीं थी क्या? थी, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ऑप्शन नंबर डी, डी सही होगा। कौन सही है? तो डी तो सही है। एक मिनट, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, देखो हो गया गड़बड़, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी कह रहा है, मतलब बात सही है, ए सही है, ठीक है। तो ए और डी कहीं है, ए और डी ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा। तो ये नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी समिति है, प्रारूप समिति, संघ समिति, संविधान समिति, तमाम है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? गलत कौन सा है? अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो सभी कैटेगरीज के लोग थे, सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये क्या होता है कि हर 18 साल का आदमी वोट देने जा रहा, ऐसा थोड़ी था भैया, कैसी बातें कर रहे हो? सी गलत हो जाएगा। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति के कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो इनकरेक्ट है, वही हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था क्या? ये हम नहीं चुना था, नहीं चुना था। वो कौन होते हैं? गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था? बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया प्रांतीय विधानसभाओं ने इलेक्ट किया था, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। कांग्रेस और लीग कौन है? देश की ठेकेदार थोड़ी ना थे, देश के ठेकेदार जनता थी, जनता ने चुना, जनता के प्रतिनिधियों ने चुना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा निर्वाचित हुए थे? नहीं, मैंने इसीलिए पहले ही समझा दिया आपको, कई प्रश्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सेम जैसे आज राज्यसभा का इलेक्शन होता है, ऐसे ही इसका संविधान सभा का इलेक्शन लगभग वही था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? वही रिपीटेड, सीधे जनता द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन से, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा उनका इलेक्शन हुआ था। बाकी जो शासक गण थे राज्यों के, मतलब जो जिनके यहां छोटी छोटी रियासतें थी, उन्होंने अपने नॉमिनेटेड मेंबर भेजे थे, वो अलग व्यवस्था थी। लेकिन लार्जली जो इलेक्शन हुआ वो प्रांतीय सभाओं द्वारा ही किया गया। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चू चाचा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखोगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम भी आप याद रखोगे। और पहले स्थायी अध्यक्ष हैं, और अगर उपाध्यक्ष पूछ ले अस्थायी, तो वो कौन है? उपाध्यक्ष अस्थायी फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, वो बिल्कुल एकदम फ्रैंक आदमी थे भाई साहब। वो कह रहे जी कोई ना बनना, मैं बन जाता हूं, आई एम द फ्रैंक, मैं फ्रैंक हूं, उपाध्यक्ष कोई नहीं बनना, अपन बनेगा। लेकिन दूसरी ही सभा में स्थायी अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी उपाध्यक्ष बन गए एच एस मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही रिपीटेड सवाल, इतना रिपीट करेंगे कि कंफ्यूज आ जाओगे कि क्या आंसर लगाएं। स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। आप कहते हो, आप कह सकते हो मास्टर रिपीटेड क्वेश्चन क्यों लाते हो, मतलब क्यों? तो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लाता हूं ताकि आपको पता चल सके प्रश्न की बारंबारता कितनी है, उसकी महत्वपूर्ण कितना है वह।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक पूछ रहा है, कौन कर रहे हैं? सच्चू चाचा अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बहुत योग्य, मतलब बिहार के कुछ बड़े नेताओं की बात की जाए, जो मेधा जिनके पास थी, कुशल जिनके पास सिस्टम था, बहुत विद्वान व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की डिबेट यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, वैसे तो 11,500 पेज की है हिंदी में वो डिबेट, बड़ा आनंद है, ऐसा लगता है कि आप संविधान सभा में बैठे और बहस चल रही है। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन कहे, प्रथम कहे, 9 दिसंबर वाला कहे, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार से बदल बदल के प्रश्न आ रहा है ये देखिए आप। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? दूसरी बैठक में, दिसंबर 1946 में। डेट भी पूछेगा तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 या 11 दिसंबर, क्योंकि 9 को पहली बैठक थी, 10-11 देख लेना एक बार। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब भावनाओं में बह के अंबेडकर साहब का नाम मत लगाया ना, यो संविधान निर्मात्री सभा पूछ रहा है, प्रारूप समिति नहीं पूछ रहा है ना, कहीं भावनाओं में बह जाओ। तो राजेंद्र प्रसाद साहब थे। हाँ, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ये इसीलिए उसने दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डाला है। मेरे जैसा आदमी होता तो पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डालता। खैर, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष वही लौट फिर के वही सवाल, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। तो इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करना, बहुत लंबा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, हल करते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। कथन 1, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। चाचा रूठ जाएगा, आमंत्रित कैसे नहीं करोगे? वो तो मेन सरकार के एक तरह से लीड कर रहे थे, तो चाचा तो रहेगा भाई, उनको तो आमंत्रित किया ही जाएगा। कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, तो ये डेट भी याद रखना, मास्टर ने शुरू में जो चार्ट बताया था उस पर डेट बताई थी, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ठीक, प्रथम स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। अगर इस प्रश्न में केवल आ लगा हुआ होता तो ये सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी नहीं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, यो ही तो रोना था, प्रथम बैठक में आए ही नहीं, है ना। आधे लोग तो इस इंतजार में थे प्रथम बैठक में कि जी आ जाओ, वो आ जाएंगे तभी हम काम शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ, जब संविधान सभा की बहसें आप पढ़ते हो तो उनमें ऐसी चीजें मिलती हैं। लेकिन बैठक का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जिनमें दूसरा है वो काटो, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? पूछ लिया भाई। मनोनीत मतलब जो अस्थाई है, प्रथम मनोनीत तो फ्रैंक एंथोनी है। ध्यान रखना, मुझे था कि ये सवाल पूछा नहीं गया है, फ्रैंक एंथोनी साहब हैं। और स्थाई पूछेगा तो एच.सी. मुखर्जी का नाम आप याद रखोगे, स्थाई पूछेगा तो एच.सी. मुखर्जी। ये छोटी सी सूचना, यदि आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो 2026 में संभावित है, संभवतः 400 पद उसमें आने हैं, तो आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं, डिकोड एग्जाम का बैच ले सकते हैं। इसमें हम आपको ना सिर्फ पूरे सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, हिंदी, जीएस की एज वेल एज मेंस की हिंदी, बल्कि हम आपको एक परीक्षा प्लानर भी देते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, इतने समय में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, इतना अध्ययन आपको रोज करना पड़ेगा, इतनी क्लास आपको रोज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम का टेस्ट ग्रुप का भी लिंक है, जहां आपको नियमित टेस्ट कराए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार की विस्तृत सुविधा आधारित मेंस की कॉपी लगातार, यदि आप साथ साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉपी चेकिंग का सिस्टम है, और बहुत नॉमिनल फीस पे ये बैच है। तो आप चाहें तो हमने अब तक स्वयं को प्रूव किया है। हिंदी वाली किताब तो आप सबको पता ही है, 60/60 वाली किताब है वो, उसमें 60 में 60 प्रश्न उसी पुस्तक से आते हैं। तो इस प्रकार यदि आप जुड़ना चाहते हैं, शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो डिकोड एग्जाम का जो ऑफिशियल नंबर है, ये नंबर है, इस पे आप अभ्युदय बैच लिख के भेज दें और आपको पूरी डिटेल यहां से मिल जाएगी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई थी, तो स्थापना कब हो गई थी? तो पहली स्थापना जब 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हो गई, जब पहली दफे साथ में बैठे, साथ में जब पहली दफे बैठे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? नो, बोले कोई नो नहीं करेगा, सारे बैठेंगे। 9 दिसंबर 1946 है ना, सेम डेट बार बार पूछी जा रही है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो वही दिसंबर 1946, डेट पूछे तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो यहां क्या है, दिसंबर 46 48 कंफ्यूजन नहीं होना, सरल सवाल, ये बिल्कुल हलवा सवाल है। हालांकि बहुत पुराना पूछा गया है, ऐसे सवाल भी पेपर में 2 4 6 रहते हैं,
ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। हर विषय से एक आध बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा सवाल होगा, ये हलवा गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, नहीं तो हलवा फाइनली कोई और खा लेगा। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? सेम सवाल है, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कुछ भी पूछ ले, हमारा उत्तर एक ही होगा, 9 दिसंबर 1946। भाई कुछ भी ना पूछ ले, यो टाइप का सवाल पूछ ले तो, है ना। चलो, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? डेट याद रखोगे कब? मास्टर ने याद कराई थी 13 दिसंबर 1946 को। वो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को और संविधान सभा की 5वीं बैठक में रखा। और मैं गलत नहीं हूं तो 8 उसमें पॉइंट्स थे उस उद्देश्य प्रस्ताव में, जो बाद में चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप जिसने धारण किया। तो ऑप्शन नंबर डी है ना। 9 तारीख को ही बैठक, 10 को ही, 11, 12, 13, 5वें दिन रखा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? सीधे आपसे डेट पूछ ली, अभी मास्टर ने याद कराई 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी को क्या हुआ? वो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, ठीक है। चलिए, भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो वही जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को, 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे लगभग वही क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत की एक स्लाइड में डिस्कस किए थे। तो मुश्किल से 20 पेज लिखवाऊंगा पूरी पॉलिटी में, एक क्लास का एक पेज मुश्किल से। जो शुरुआत में पढ़ा रहा हूं ना 5-7 मिनट 10 मिनट, जो भी मैं क्लास से पहले क्रक्स पढ़ा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो अपने शब्दों में, बहुत काम में आएगा रिवीजन के समय। और यहां से जो भी फैक्ट लगे तुम्हें लिखना है वहां नोट कर लो, मतलब पूरी घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, शानदार शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ये काम जरूर कर लो। आगे चलते हैं। नहीं किया है तो शुरुआत वाली दोनों क्लास का कर लो, आज दूसरी क्लास ही तो है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फिर वही सवाल, ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। भाई साहब पूरा ही सिस्टम चाचा ने संभाल रखा था, पूरा शुरुआत में पेश करा कि जी कहां को जाएंगे, कि बंबई। तो बोले बंबई कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये है, ठीक है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो 1 और 2 तो सही है ही, मतलब जिसमें 1 और 2 होंगे वो आंसर होगा। संविधान को भागों के लोगों ने आदेशित तो नहीं किया है, इसका एक बार इंग्लिश प्रारूप देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या लिखा है, बट नॉट आदेशित नहीं होगा। तो जैसे ही 3 हटेगा, 3 तो हटना नहीं है, या तो ये या ये, मतलब आदेशित का इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ होगा। और राज्य के मुखिया, तो राज्य का मुखिया कौन होता है? संवैधानिक रूप से राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो इसको लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं। चौथा गलत होगा, तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश प्रारूप में देखना है उसको, क्योंकि पेपर में भी लिखा रहता है कि हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश मान्य होगी, इसलिए। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, एक आध फैक्ट के पीछे, जैसे कोई फैक्ट याद नहीं हो रहा है ना, कि हमारा जन्म 7:38 पे हुआ, भूल गए। अबे कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि जी 7:45 बजे के आसपास हुआ था, ऑप्शन मिल जाएगा उसी में से लगा देंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। भारतीय संविधान बनाने हेतु भारत के संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? शुरुआत में ही बताया, कुल 11 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 11वां अधिवेशन समाप्त कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ है। 11 टोटल यहां तक हो गए। 12वीं बैठक बैठी कब? 24 जनवरी 1950 को। तो कोई पूछे कुल कितने अधिवेशन हुए, तो आप 12 लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाओगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। शुरुआत में भी मैंने बताई थी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक जो हुई है वो 24 जनवरी को हुई है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, चलो लगभग 3 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 15 महिलाओं के सिग्नेचर है, 15 महिलाएं थी जो संविधान के बनने में साथ में थी।
भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी सिंपल सवाल है ना। तो ऐसे कभी कभी भोलुआ टाइप के सवाल भी आ जाते हैं, और ये पुराना पूछा हुआ नहीं है, अभी रिसेंट का पूछा हुआ है, 68th बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो घबराओ मत, ठीक है, रिसेंट का क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अगला 46वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या बात है? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। टोटल कितने अधिवेशन हुए सर? टोटल 12 अधिवेशन हुए। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर को समाप्त हो गया था। 12वां अधिवेशन जो हुआ वो 24 जनवरी को फिर से बैठे 12वें अधिवेशन में, ठीक है। तो टोटल 12 और 12वां लास्ट 24 जनवरी को हुआ। इसी अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। यह बात भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति बने होंगे, ना, ये इसी में ही राष्ट्रपति बन गए थे। तो पहला और दूसरा दोनों फैक्ट सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूची से मिलाएंगे साहब। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एचसी मुखर्जी, है ना, एचसी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यानी ए का क्या होना चाहिए? 4। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, है ना, ये यहां चला गया है, कांग्रेसी सदस्य। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? मुंशी जी हैं, के.एम. मुंशी साहब हैं, ठीक है, के.एम. मुंशी साहब हैं। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व यहां चला गया है, करने वाले सभा के सदस्य। तो बी का क्या तीसरा हमने देख लिया। राजस्थान के प्रतिनिधित्व, रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? बीटी कृष्णमाचारी साहब कर रहे थे। तो यानी सी का पहला होगा, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष अपने नेहरू चचा, ऑप्शन नंबर 2, यानी डी का दूसरा होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी। अगर एक भी आपको कंफर्म पता था तो आप सीधे आंसर तक पहुंच रहे थे। मान लिया ये टफ था, ये टफ था, ये इजी था, ये अपन करते ही हैं सामान्यतः याद, ये भी इजी था। 2 ऑप्शन पता थे, एक से ही आंसर मिल रहा था, 2 की तो जरूरत ही नहीं थी। मैचिंग वाला सवाल, सूची वाला सवाल इस दुनिया का सबसे सरल सवाल है। खैर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव साहब। आईसीएस थे, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, पढ़े लिखे योग्य आदमी थे। बाद में तुम्हें जान के हैरानी होगी, बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है, म्यांमार का। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जिस प्रारूप पे काम किया, उस प्रारूप का प्राथमिक ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया है ना। उसमें मैं अगर गलत नहीं हूं तो 243 आर्टिकल थे और 13 या 15 अनुसूचियां थी। खैर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव। प्रथम प्रारूप पूछे, बी.एन. राव। प्रारूप पे काम कौन कर रहा है? फिर जो है प्रारूप पे काम कर रहा है जो आपकी प्रारूप समिति है, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। आगे चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 नवंबर को शुरू हुआ है। तृतीय वाचन मतलब समझते हो? जैसे तुमने कहा सर मैंने एक कविता लिखी है तो मैं कहूं वाचन करो, तुमने मुझे पढ़ के सुनाई, मैंने उसमें करेक्शन बताए, तुमने फिर पढ़ के सुनाई, फिर करेक्शन, तो ऐसे 3 वाचन हुए हैं। तृतीय वाचन ही गलत है। मैं 17 नवंबर को हुआ है, एक बार आप देख लेना, मुझे 17 नवंबर मुझे याद है, या तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है या गलत है, एक बार घटना चक्र को उठा के देख लेना, ठीक है। चलो ये एक छोटा सा आपके लिए ऐड है, छोटी सी सूचना आपके लिए। यदि आप पीसीएस परीक्षा की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पीसीएस के लिए प्रॉपर एक फाउंडेशन बैच चलता है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस आपको मिलती हैं, सेगमेंट वाइज मिलती हैं। इथिक्स की अलग क्लास है, हिस्ट्री की अलग क्लास है ना, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न करके अलग अलग है, ज्योग्राफी पूरा मैंने इसमें आपको पढ़ाया है, पॉलिटी प्रशांत सर द्वारा पढ़ाया गया है। मतलब हर विषय को स्पेसिफाई करके हमने इसमें पढ़ा है और प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों व्यू से हमने पढ़ा है ना। तो एक अच्छा अगर आप ऑप्शन चाहते हैं, और अब तो फीस भी बहुत कम है, शायद 6 या 7 हजार रुपए है, एक बार आप देख लेंगे संस्थान में बात करके, तो बहुत कम फीस पे हम लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं। आपको बहुत विस्तृत तरीके से मिलेगा, हर बैच की तरह एक पूरा स्टडी प्लान आपको मिलेगा कि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी कैसे सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको एक दिन में इतना पढ़ना चाहिए,
टेस्ट देते हैं हम आपको इसमें, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, आपके पीसीएस एग्जाम से पहले टेस्ट में शामिल हो गए, है ना। 2026 जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं इससे जुड़ सकते हैं। 18 मंथ इसकी वैलिडिटी है, 18 मंथ इस बैच की वैलिडिटी है, और आप अगर प्रीलिम्स पास करते हैं तो इंटरव्यू में हमारे साथ रहेंगे, मतलब मेंस में हमारे साथ रहेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। और इस बैच की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपको फीस रिफंड है ना। तो इस प्रकार की चीजें आप इस एक ऑल इन वन कोर्स, इसको हमने नाम इसीलिए दिया है, सब कुछ इससे प्राप्त कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नीचे दी है, यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। फीस इसकी कम हो गई है, वही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको ले लेंगे। चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? एकदम रेडी टू, एकदम बोले बिल्कुल रेडी हो गया। कब हो गया था? 26 नवंबर को रेडी हो गया था। लेकिन हमने, क्योंकि 26 जनवरी से हमारी एक याद जुड़ी हुई थी, क्या याद, अभी आगे सवाल आएगा, याद जुड़ी हुई थी, तो जिस दिन याद जुड़ी हुई थी बोले इसी दिन करेंगे शुरुआत, रेडी हमने करके रख लिया है, ठीक है। चलो, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? प्रस्तावना में पढ़ते हो, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, 3 शब्द हैं। तो कब किया गया है? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आए कि संविधान को लागू कब किया गया, तब आप 26 जनवरी 1950 जाओगे, वरना 26 नवंबर, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब कर लिया? तो संविधान सभा एक्सेप्ट कब कर रही है? 26 नवंबर 1949। लागू वाली स्थिति में 26 जनवरी पे जाओगे, किस स्थिति को अपनाया गया तब 26 जनवरी 1950 अपनाया गया, लागू किया गया, उस स्थिति में, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फिर वही पूछ लिया, लागू हुआ, तो लागू वाली तारीख में आप बिल्कुल एकदम लागू हो जाओगे। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एकदम लागू हो गया। अब सब कुछ इसी संविधान के हिसाब से चलेगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। भारत का संविधान इतने को लागू हुआ, सेम डेट आपसे पूछी है, तो कंफ्यूजन आपको ना रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अंगीकृत पूछे, अधिनियमित पूछे, बन के तैयार हुए, आत्मार्पित पूछे, संविधान सभा ने कब अपना काम खत्म कर दिया, ये कुछ भी पूछे, 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? बस लागू वाली बात ध्यान रखोगे। भारत का संविधान, भारत को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब बात आई क्यों, बोले 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराते हुए, कहानी ऐसे थी कुछ कि साइमन कमीशन आया, वो 1919 के जो अधिनियम था उसका रिव्यू कर रहा था, और साइमन कमीशन का हमने विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं है। भाई, हमारे ही कानूनों का रिव्यू करोगे, हमारे ऊपर सही अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और हमारा एक भी कोई आदमी नहीं, तो वो गलत है बात। तो इसके लिए तत्कालीन जो वायसराय थे उन्होंने कहा ज्यादा चपड़ चपड़ तो करो मत, तुम में दम है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाया गया कि हम ये चाहते हैं। उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी। बड़े नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, जबकि छोटे नेहरू साहब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमको चाहिए फुल इज्जत, फुल स्वतंत्रता चाहिए। तो उन्होंने फाइनली अल्टीमेटम ब्रिटेन को दिया कि या तो 1 साल के भीतर हमें डोमिनियन दे दो, नहीं तो फिर हमारी जो डिमांड होगी वो पूर्ण स्वतंत्रता की होगी। तो 1929 में रावी में जो कांग्रेस का, रावी नदी के तट पर लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें हमने डिमांड रखी पूर्ण स्वतंत्रता। और पहला 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, और उसी 26 जनवरी को रिमाइंड रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी की कहानी समझ में आ गई, एकदम घुस गई सर दिमाग में। चलो, तो कांग्रेस ने इसी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 1930 में, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। एक शुभ दिन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी को तो क्या मनाते हैं अपन? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कुछ लोग बचपन में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र को लेकर ही कंफ्यूज होते थे। खैर, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो 26 को भी तो कोई डेट रख लो, 26 को भी तो कोई दिन घोषित कर दो, उस दिन की भी तो महत्वपूर्णता है। तो उसको संविधान दिवस के रूप में मनाना इस वर्तमान सरकार ने ही शुरू किया है। शायद इस बार 10वां संविधान दिवस हमने मनाया था, तो 26 नवंबर उनको संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच, ये यूपीएससी का सवाल होगा, हाँ 2030 संविधान दिवस, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भाई क्यों मनाते हैं कोई भी दिन? ताकि उसको याद करें,
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम लोग समझें तो बिल्कुल ठीक है, कथन एक बिल्कुल ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। कैसी बातें कर रहे हो, प्रारूप समिति तो 29 अगस्त 1947 को ही बन गई, प्रारूप समिति कहां बन रही है? तो ये गलत हो जाएगा। कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का संविधान को अपनाया गया, तो किसने अपनाया? क्या ब्रिटिश संसद ने अपनाया? क्या गवर्नर जनरल ने अपनाया? संसद थी ही नहीं, संवैधानिक सभा या संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित, 3 शब्द हैं, किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, चलिए। मास्टर बड़ी तेज से सवाल कराते हो, और क्या करूं, 1 घंटे में खींच के चलूं 20 सवाल, है ना? टाइम खराब थोड़ी करना है, ना अपना ना तुम्हारा। ठीक है, खैर वैसे मैं तो लंबा क्लास चलाऊंगा तो मुझे तो लाभ है, लेकिन आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें फालतू चीजें नहीं करनी है, जितने समय में जो चीज आवश्यक है उतनी ही। किसी को क्लास तेज लग सकती है तो 1x पे देखो, किसने कहा 2x पे देखने को। आगे चलो। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ कब? तो अंगीकृत अधिनियमित पूछ रहा है तो 26 नवंबर। केवल लागू पूछेगा तो आप 26 जनवरी पे जाओगे, है ना? आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे सवाल अच्छे होते हैं, पूरी आपकी नॉलेज का जूस देख लेते हैं कि क्या जानते हो लाला, है ना? हमसे मुकाबला मत कर लाला। चलो, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई है? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, भारतीय संविधान के प्रवक्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950, और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। तो सबसे पहले क्या काम होगा? 4 2 में है, सबसे पहले ये कट गए, और सबसे लास्ट में क्या होगा? संविधान का प्रवक्त होगा 3, यानी 4 पहले हो 3 बाद में हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखो, बी.आर. अंबेडकर साहब संविधान सभा में जब चुन के आए तो पूर्वी बंगाल वाले हिस्से से थे, जो विभाजन के उपरांत, क्योंकि जब तक संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा है तब तक विभाजन की कोई योजना नहीं है, माउंटबेटन प्लान उसके बाद आया है, तो उस समय वो पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। लेकिन चूंकि पूर्वी बंगाल से क्या हुआ, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा हो गया, तत्कालीन पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो अंबेडकर साहब के लिए एक पूना की सीट खाली की गई जो बंबई प्रांत की थी। और पूना की सीट को किसने खाली किया? M.R. जयकर साहब ने खाली किया पूना की सीट को। उस सीट पे फिर दोबारा से बी.आर. अंबेडकर साहब निर्वाचित होके आए, है ना? निर्वाचित होके आए। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, आपसे इससे घुमा के सवाल पूछ ले, किसने खाली किया, कौन सी सीट थी, पूना की, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो बंबई प्रेसिडेंसी आप लगाओगे, बंबई प्रेसिडेंसी की सीट कौन सी? पूना सीट से वो चुन के आए थे। किसने उनके लिए सीट खाली की थी? M.R. जयकर साहब ने सीट खाली की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, हालांकि यहां ठीक है 1891 और 1956 को उनका जन्म और मृत्यु का वो है डेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हो रहा है? 1931। विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किए गए थे, और इसीलिए आयोजित किए गए थे ताकि अगला अधिनियम जो हम लाएं उसमें सबकी सहमति हो। तो बात बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट एक ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, है ना? तो 1935 के अधिनियम में भारत को एक संघ की संज्ञा दी गई थी कि भारत एक संघ होगा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था आई, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, ये सब चीजें हमने कल देखी थी। और 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में इलेक्शन हुए, और भारत के संविधान पर भी 1935 के अधिनियम का एक बड़ा प्रभाव है, बड़े हिस्से को हमने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनको चुनिए। कथन 1, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। अब देखो, कथन है, कारण है, बीच में क्योंकि लगाओ। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको ग्रहित मतलब ग्रहण किया गया, क्योंकि इसको ग्रहण किया हुआ संविधान कहते हैं। तो बात बनी नहीं रही, मतलब ये तो ठीक है, और ग्रहित किया हुआ संविधान है, हाँ हम मानते हैं, है ना? हम मानते हैं कि हमने इनसे ये लिया है, इनसे वो लिया है,
ये कॉलोनियल नरेशन है ना, कॉलोनियल नरेशन है। औपनिवेशिक मानसिकता है कि हमने बाहर से चीजें ली हैं। मास्टर की तो रिसर्च ही इस चीज पे है, मास्टर की पीएचडी का टॉपिक ही है कि भारत का संविधान भारत का ही है, हमारे ही चीजों को उन्होंने दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके फिर हमारे सामने ले आए। जैसे यहां से कच्चा माल जाता था, कपड़ा बन के आता था और हम कहते थे ब्रिटेन का कपड़ा पहनने हैं, अरे रेशा तो अपने पास का है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो मूल रूप से इंडियन थी, है ना। खैर वो सब बात की बात है, इसको अभी ग्रहित संविधान कह रहे हैं। मान लो जो प्रश्न का है ग्रहित, क्योंकि हम कहते हैं फ्रांस से ये लिया, इससे ये लिया, इससे वो लिया, तो ग्रहित संविधान मानते हैं, हमने लिया है, बहुत सारों का रिव्यू किया है और भारत देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोनों सही है पर उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने कहा कि अभी किसी को कुछ पता है नहीं, है ना, अभी किसी को कुछ पता है नहीं कि टॉफी किधर से खानी है, तब उनके हाथ में बढ़िया पार्ले किस्मी टॉफी दे रहे हो, पता लगे वो किस्मी देख के मतलब टॉफी ना खाने लग जाए तो क्या कि मौलाना आजाद ने कहा कि 15 साल तक सब कुछ सन्नाटे से चलने दो ऐसे ही। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब रहे, बी.आर. अम्बेडकर रहे, इन्होंने फिर मताधिकार की वकालत की और भी लोगों ने कहा कि नहीं मताधिकार तो होना ही चाहिए, हम पूरे विश्व के लोकतंत्र के सम्मुख एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? भाई कांग्रेस क्यों बनी थी? ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, तो अब इसे एज ए दल क्यों रहना चाहिए? ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। बहुत फेमस गांधी जी का कथन है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखोगे, है ना। गांधी जी प्रत्यक्ष राजनीति से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन बात सब लोग गांधी जी की ही मान रहे हैं, है ना, ध्यान रखोगे इस बात का, प्रभाव है उस आदमी का। निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। यह बात कौन कह रहा है? यह बात राजेंद्र प्रसाद साहब कह रहे हैं कि संविधान क्या है? संविधान तो बेजान आइटम है, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, देश सबसे पहले, देश है ना, जिसको सबसे पहले देश सूझता हो, देश के विषय में सूझता हो, ऐसे लोग कुछ ईमानदार लोग हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बढ़िया चलेगा। एक डायलॉग और पूछा जाता है कि संविधान किसी भी देश का कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, जब तक लोग अच्छे नहीं हैं तब तक वो अच्छे से नहीं चलेगा। ये डायलॉग किसका है? ये बी.आर. अम्बेडकर साहब का डायलॉग है, इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। 3 डायलॉग हमने देखे, एक बिल्कुल मशीन है, लोग ईमानदार होने चाहिए, राष्ट्रीय सर्वोपरि हो, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। संविधान सभा अकेले संविधान का निर्माण कर सकती है, गांधी जी कह रहे थे, शुरुआत में पढ़ा था। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब उसको लोग चलाने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे तो बेकार रहेगा। मूल भाव ये है, डायलॉग ऐसा ही है समथिंग। ये बी.आर. अम्बेडकर साहब का डायलॉग है, तो याद रखोगे डायलॉग, ठीक है। आगे चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। भूलुआ जैसी बात है ये, है ना। हमने भारत में पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा है। भारत में अल्पसंख्यक जिस स्वरूप में रह रहे हैं विश्व में शायद ही किसी देश में होंगे, है ना। हालांकि घटनाएं हर जगह होती ही हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसको बहुसंख्यक, आप इसको एकदम दूसरे नजरिए से देखना, एकदम फ्री माइंड होकर देखना कि जहां भी अल्पसंख्यक होगा बहुजन का हित, बहुसंख्यकों का हित होता ही है। अल्पसंख्यकों को आवाज उठानी चाहिए अपने हितों के लिए, बहुत सारे बहुसंख्यक भी उसका समर्थन करते हैं, है ना। वो एक अलग बहस की बात है। तो ये कह रहे हैं आइवर जेनिंग्स महोदय, आइवर जेनिंग्स, बोले चला जा जेनिंग्स, तुम्हें क्या पता कि हमने क्या क्या दिया है ना। हमने हर तरीके से अल्पसंख्यकों को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से तो हमने किया ही है, तो ऑप्शन नंबर डी आइवर जेनिंग्स से बात कह रहे हैं। और एक डायलॉग खूब पूछा जाता है, संविधान सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही संविधान सभा, गोलू डायलॉग है यो। संविधान सभा कांग्रेस कैसे थी? बहुदलीय निकाय था, तमाम लोग उसमें थे और उसी कांग्रेस दल से ही निकल के बाद में बहुत सारे लोगों ने नए नए दल बनाए हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, कोई बात नहीं। ये ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय का, इनका पूरा नाम है ऑस्टिन ग्रेनविल, या ग्रेनविल पहले है, ग्रेनविल ऑस्टिन इनका पूरा नाम है, इनका ये कथन है और इनकी बुक का नाम है, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, भारत की संविधान संबंधी चीजों पर लिखी हुई 1962 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, एक कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, है ना, इनकी पुस्तक का नाम है। इनको ध्यान रखोगे। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब कह रहे हैं संविधान सभा ही कांग्रेस
से कांग्रेसी संविधान सभा। टोटल कितनी दीदी लोग थी हमारी, मम्मी चाची टाइप की लोग कितनी थी हमारी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। टोटल 15 महिलाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी जिन्होंने भारत के संविधान को बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, संभवतः ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है। मास्टर से यदि आपको कोई डाउट है, मास्टर को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो ये मास्टर के लिंक्स है, इन पे जाके शिवम SHV27 इंस्टा पे देख सकते हो, शिवम SHV27 आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो। आप वहां से बात कर सकते हो, जो भी आपको समस्या है मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होता हूं इन मैसेज का रिप्लाई देता हूं, समस्या का निर्धारण करता हूं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, बाकी आपको आज की कक्षा के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। जितनी ऊर्जा दोगे उतनी एनर्जी से मास्टर डिलीवर करेगा, उतना बेहतर प्रयास मास्टर डिलीवर करेगा। ठीक है, तो आपको कक्षा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्त सखा मित्र मंडली में भी वीडियो को साझा कर दीजिए। कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। पढ़ते रहिए, है ना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।